नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम सभी भारतीय भाई बहनों से, अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से एक खुशी की खबर, खुशी का समाचार साझा करना चाहेंगे कि हमारे शायद गाजियाबाद में कोई क्षेत्र है, जो गाजियाबाद जिला है उत्तर प्रदेश का, वो तो उसके किसी क्षेत्र में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, देखिए, जब ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की बात कही जाती है तो वो एक तबका है किसका? अपने भारतीय समाज का। तो भारतीय समाज बहुत व्यापक है, उसमें हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी एक तबका है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी एक तबका है, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी एक तबका है, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी एक तबका है, और इसी प्रकार और भी जो आस्थाओं के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके उस पंथ को के अनुसरण करने वाले हैं, जैसे कि बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है, और वो जो है बौद्ध, जैन, और एक और है, याद नहीं पड़ रहा है, जिसके वो ये अपने वो रतन टाटा जी हैं, तो वो पंथ है, यानी नाम नहीं याद पड़ रहा है, हाँ, पारसी पंथ है। तो ये तमाम पंथ हैं हमारे देश में, और हमको या सभी भारतीय भाई बहनों को गर्व होता है कि भाई इतने पंथ हमारे देश में फल फूल रहे हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं मन होती हैं, लेकिन इतने पंथ जो है एक साथ, तो यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अब हम सभी का एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम लोग एक साथ, अलग अलग पंथ के भले हों, लेकिन एक मुल्क के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में शांति से और एक दूसरे की चिंता करते हुए, एक दूसरे के साथ सद्भाव जताते हुए, एक दूसरे के साथ वो जो है अखलाक मोहब्बत रखते हुए, तो उसका जो आधार हमारे महापुरुषों ने बताया है वो है भारतीयता, कि हम सभी लोग भारतीय हैं। इसी विचारधारा के आधार पर, इसी अपने ख्याल के आधार पर जो है ये इसका एक मूल सिद्धांत है हमारे सामूहिक जीवन के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए भी, और खास करके
जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सेना के जवान, उनमें तो बस यही रहता है हमारा मुल्क भारत और हम सभी भारतीय। तो जो सेना में भाव है और वही भाव हमारे जो अमर शहीद रहे, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया, हमारे आपके लिए मुल्क आज़ाद कराया, उन्होंने अपने प्राण सहित सर्वस्व ऐसे भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया। और उनका जब भी नाम आता है अपना हम सभी का दिलो दिमाग एक देशभक्ति के जज्बे से भर जाता है जब भी उनका नाम आता है, सही अर्थों में। जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो, जिन्होंने सहर्ष प्राण सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत माता की बल वेदी पर इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। तो उन लोगों ने भी जो प्रेरणा दी कि हमारा जो मुख्य मूल वजूद है, पहचान है, हम भारतीय हैं। आज ये तो वास्तविकता है, लेकिन उसके साथ एक वास्तविकता, दूसरी वास्तविकता ये भी है कि संविधान लगने के बाद भी, संविधान हमारा कब लगा? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लगने के बाद भी ये विघटनकारी ताकतें, संविधान जब लगा तो संविधान ने हमारी एक ही पहचान थी, यानी सारी हमारी पहचान को अमलगमेट करके, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने बताया कि हमारा ये संविधान जो है एक मेल्टिंग पार्ट है, यानी पिघलाने वाला पार्ट है। हम हिंदू हों, हम मुस्लिम हों, हम सिख हों, ईसाई हों, क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हो, सारी अपनी पहचान को मेल्टिंग पार्ट में पहचान पिघला करके से धातु को पिघलाते हैं ना, या उसको एमलगमेट करते हैं, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसको एमलगमेट करके एक पहचान दी कि हम भारतीय हैं। यही हमारी वास्तविकता है। लेकिन जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि संविधान लगने के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले, वो वही ताकतें आज भी सक्रिय हैं। हमको आप में, हमारे आप में भेद विभेद पैदा करने के नाम में, भेद विभेद पैदा करने के वास्ते के लिए तो संविधान लागू होने के पहले जो यानी हमारी पहचान थी, और जिस पहचान को हमारे संविधान ने समाप्त करके एक ही पहचान दी कि हम भारतीय हैं, लेकिन वो संविधान लागू होने के पहले वाली पहचान पर ही कि आप भारतीय, माने संविधान की भावनाओं के विपरीत वो बता रहे हैं कि नहीं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यही सिखा रहे हैं। यही सबसे बड़ी जो है यानी देश विरोधी और संविधान विरोधी ये गतिविधियां चल रही हैं, और यही चिंता है। तो भारतीय ममता के दल बता रहा है कि जहां ये वास्तविकता है कि हमारी वास्तविक पहचान भारतीय है, उसी प्रकार यह भी वास्तविकता है कि वो ताकतें जो है संविधान लगने के पहले जो हमारी पहचान रही है, उसी को बराबर फैन करते हुए, उसी में आग लगाते हुए ये जो है समाज को तोड़ने का निरंतर ये सब सक्रिय हैं। तो आज उन्हीं ताकतों को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। और ये पहचान, ये जागृति, ये समझ और ये दर्शन हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी कुर्बानी दे करके, हम अपनी जान दे करके इस देश को आज़ाद कराएंगे, इन सफ़ेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन जो अंग्रेज इसी देश के हैं वो काले अंग्रेज हैं, और
हालांकि उन सफेद अंग्रेजों के शागिर्द हैं, उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं की उपज है, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि इस देश को संप्रदाय के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अब तो जो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो भाषा के आधार पर प्रांत ही बनवा दिया, वो अलग से एक वो भेद विभेद या कट्टरता का वो सबब बन गया। तो भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं, तो प्रांत के आधार पर जो भेद विभेद, आपस में नफरत, ये जो एक खतरनाक चलन चल पड़ा है, और वो सत्ता हथियाना चाहती हैं, हमारा आपका वोट जो है वो लेना चाहती हैं, और उसी तरह का पैशन पैदा करना चाहती हैं। ये खतरा है इस देश को, ये चीज बार बार भारतीय जनता दल वो बता रहा है। तो करीब 2.5-3 साल से कम से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से निवेदन करते हुए, अनुरोध करते हुए भारतीय जनता दल ये अपने आदरणीय भारतीय अवाम को वो भारतीय अवाम ताकत दल बता रहा है। उसका असर ये हो रहा है कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो माताएं और बहनें हैं, आदरणीय हमारी माताएं बहनें, उनमें जागृति आ रही है। वो कह रही हैं, शायद कहते हुए किसी सोशल मीडिया पर देखी हैं कि इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, सिर्फ जो भारतीयता की बात करेगा, जो भारतीय एकता की बात करेगा, हम उसी के साथ। ये बहुत ही यानी उत्साहवर्धक भी है और सुखदायक भी है और खुशी देने वाला भी है। भारतीय अवाम ताकत दल का इस संबंध में कहना है कि जब हमारी वो माताएं बहनें, जहां की शिक्षा का स्तर भी उतना ऊंचा नहीं है, और किस तरह के वातावरण में वो रहने को मजबूर हैं, और उनमें ये जागृति आ रही है, तो हमारे जो शेष भारतीय भाई बहन हैं, जो कि प्रबुद्ध हैं, बौद्धिक वर्ग कहलाते हैं, संपन्न हैं, व्यापारिक वर्ग कहलाते हैं, सवर्ण कहलाते हैं, जो भी है, वो क्यों पीछे हैं? उनको तो और खुशी आना चाहिए कि देश की एकता, भारतीयता के आधार पर उसको मजबूत करने के लिए सहर्ष आइए, शामिल होइए और भारतीय एकता को मजबूत करिए, भारतीय समाज को मजबूत करिए और देश को भी मजबूत करिए। इसमें सहर्ष भाग लीजिए। और इसमें इस प्रयास में हो सकता है कि वो राहुल ना आए, मोदी ना आए, अखिलेश ना आए, मायावती ना आए, लेकिन बाकी हमारी जो आवाम है वो सबको आना पड़ेगा। और वो तो सब घुटे हुए हैं, वही तो जो है वही तो विभेदकारी है। तो बहुत मुमकिन है कि यानी वो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। लेकिन बाकी जो हमारी शेष आवाम है वो भारतीयता के आधार पर एक होने के लिए जल्द से जल्द बगैर कोई समय गंवाए साथ में आए। और यही समय की मांग है, यही इस देश की मांग है, हमारे भारतीय आवाम की मांग है। तो अब इसके आगे देखिए देश में किस तरह की शक्तियां, किस तरह की ताकतें हमारे देश में ये विघटन, और वो विघटन के आधार पर, देखिए बुराई के आधार पर, कोई अच्छाई नहीं वो ला रहे हैं, बुराई के आधार पर ही वो वोट सत्ता हथियाने की वो जुगत तिकड़म या साजिश कर रही हैं। तो उनमें एक राजनीतिक दल है, उसने अपना नाम रखा है कांग्रेस, लेकिन जो उस दल की फितरत है, जो उसका चरित्र है, तो उसके अनुसार भारतीय जनता दल उसको GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही कहता है। और अपने आदरणीय
भारतीय आवाम से भी कहता है कि आप भी इसी नाम से उसको संबोधित करिए, संदर्भित करिए और पुकारिए। तो जीएनपीसी, और जीएनपीसी इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। वो हमारा देश विभाजन, जो देश बटा, जिससे कि पाकिस्तान निकला, तो देश बांटने वाली यही कांग्रेस ही है। और उसमें खास करके वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबों ने, जब वो अंग्रेज जा रहे थे, सत्ता सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले, इसीलिए इन सबों ने सत्ता हथियाने के हवस में इस देश को बांटा। और उससे भी बड़ी साजिश किया कि इसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे बढ़ा। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जाने और सभी से ये सवाल करें, जीएनपीसी वालों से भी करें, बीजेपी वालों से भी करें। ये अभी भी विभाजन के लिए वो जिन्ना वो चिल्ला रहे हैं। और ये योगी आदित्यनाथ अभी भी कह रहा है जिन्ना। और मीडिया वाले, और सबसे मैंने दुख की बात यह है, दुख मैंने आश्चर्य और ये बात कि ये मीडिया वाले भी देश विभाजन के लिए वो जिन्ना साहब को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये तमाम तथ्य जो है भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि कौन कौन सी ये परिस्थितियां इन समूहों ने पैदा किया और देश बांटा, और देश ही नहीं बांटा, देश बांटने पर वो आबादियों का स्थानांतरण, उसमें बहुत तबाही हुई। और अपने ही लोग एक दूसरे को यानी मार काट करके कम से कम 25-30 लाख लोगों की जान गई। और ये कांग्रेस जो है देश का विभाजन जब किया तो देश के विभाजन का सजा उसको दिया जिन लोगों ने विभाजन का विरोध किया। देखिए इसकी दुष्टता जरा देखिए, इस कांग्रेस की दुष्टता जरा देखिए कि जब अलग पाकिस्तान की बात चल रही थी तो कुछ इलाकों ने समर्थन किया था उसका, मानता हूं कुछ इलाकों ने समर्थन, लेकिन बाकी लोगों ने पुरजोर उसका विरोध किया था। तो वो इलाके वो हमारे पंजाब के हैं, वो इलाके हमारे कराची के हैं, वो हमारे जो उत्तर पश्चिमी इलाका पड़ता है, ये NWFP कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये चार अक्षरों का है वो NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो वो भी विभाजन के खिलाफ। और वहां के तो जो एक नेता थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, या दूसरा उनका नाम था बादशाह खान, और तीसरा उनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते थे। वो बिल्कुल विरोध करते थे। तो ये जिन लोगों ने विभाजन का विरोध किया, देश के बंटवारे का विरोध किया, कांग्रेसियों ने उन्हीं को सजा दिया। पंजाब में तो इस तरह से बांटा कि घर में से, घर के आंगन में से वो दीवार जो है खींची गई। तो इस कदर के ये देश के दुश्मन हैं ये सब, ये JNPC या कांग्रेस वाले, इनको समझ लीजिए। तो और इन सबों ने, ये कांग्रेस वालों ने या JNPC ने, माने जब अंग्रेज यहां से चले गए 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले से जब से इसकी स्थापना हुई तब से ये शुद्ध रूप से अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। यही मोटा मोटी इनका यही काम था। लेकिन मुखौटा पहने थे कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी बताया गया था कि इन्होंने कभी भी उस दौरान
जो है वो पूर्ण स्वतंत्र राज्य, यानी जो आजादी की मांग कभी इन सबों ने की ही नहीं। यानी पूर्ण रूप से यह देश आजाद हो जाए, कांग्रेस ने कभी भी मांग नहीं की। वो तो हमारे जो अमर शहीद रहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, इनकी टोली ने, जो इनकी टोली थी, करे थे वो तो, ये देखिए, ये सब जो 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 कांग्रेस वाले थे, ये पूर्ण आजादी की मांग, पूर्ण आजादी की मांग ये सब नहीं कर रहे थे। और जबकि हमारे ये अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंह, शहीद और जो है और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि जो है, वो ये कह रहे थे कि नहीं, अंग्रेजों को पूर्ण रूप से जाना है यहाँ से, और इसके बाद यानी हम तय करेंगे कि शासन व्यवस्था कैसी हो, लेकिन इनको पूर्ण रूप से भगाना है और इनको जाना है। ये मांग थी हमारे अमर शहीदों की। उसके विपरीत ये सब जो है बोलते थे कि हमको पूरी आजादी नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और डोमिनियन स्टेटस ये अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी का ही एक अवधारणा है, और यदि उसका हिंदी में हमारे आदरणीय भारतीय आवाम समझना चाहे तो उसका मतलब ये होता है कि शासन व्यवस्था आप चलाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम शक्ति है, आखिरी जो ताकत है वो रहेगी, वो इंग्लैंड के पास रहेगी, अंग्रेजों के पास रहेगी। यही लब्बे लुबा उसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस का, माने अंग्रेजों का आधिपत्य बना रहा है। तो इन्होंने कभी भी मांग ही नहीं की जो है पूर्ण आजादी की। तो पूरी आजादी की मांग हमारे इन अमर शहीदों की थी। और सुभाष चंद्र बोस भी जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक वो जो है पूर्ण आजादी की बात वो हमेशा कहते रहे। तो पूरी आजादी की बात जब वो मांग उठाते रहे तो उनका ये मुद्दा जो है कांग्रेस में बहुत लोकप्रिय हो गया, जनता में भी लोकप्रिय होगा। और उधर हमारे जो अमर शहीद जो क्रांतिकारी थे वो तो इसकी मांग उठा ही रहे थे। तो जब ये मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेट, कांग्रेस वाले मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की, और ये जो पूर्ण आजादी की या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है लोकप्रिय हो रही थी, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, हालांकि मुद्दा उठा रहे थे कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये बोस उठा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बारी थी हमारे सरदार पटेल की। देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है। पूरी जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये जो थे मैंने गद्दार जवाहरलाल नेहरू इत्यादि मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की, यानी मतलब यानी पूर्ण आजादी की नहीं। और हमारे सुभाष चंद्र बोस पूर्ण आजादी की मांग कर रहे थे। तो यदि वो मुद्दा लोकप्रिय हुआ और तो जब घोषणा करवानी थी तो बारी तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बारी किसकी थी? सरदार पटेल की। सरदार पटेल को पीछे करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आगे किया और उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके 1929 में और लाहौर में रावी नदी के तट पर वो घोषणा करवाया, ये जो है यानी पूर्ण स्वराज की। बताइए, जो हमेशा से डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था वो, और फिर वो मुद्दा चुरा लिया सुभाष चंद्र बोस जी का और हमारे अमर शहीदों का पूर्ण स्वराज। तो ये सब मुद्दा चुराने में मैंने बहुत शातिर किस्म के हैं। तो और देखिए पाकिस्तान की जो थियरी है, पाकिस्तान का जो बात है,
इन समूह ने तो 1919 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग से यानी मतदाता मंडल का था, और वही विभाजन, वही जो है विभाजन का असली आधार था। और उसको मान लेने का मतलब है कि पाकिस्तान की नींव रख देना। चूंकि ये कांग्रेस के मन में वो था ही कि देश को बांटना है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना है, तो उस कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मान ही लिया, और देश के विभाजन के, देश को तोड़ने की नींव इसने रख दी 1909 में। यह देश को जाना चाहिए। और ये हमेशा अवाम के साथ तो कभी रहे नहीं। कट्टरवादियों का वो 19 जो है, और इसको ये बताया गया था कि यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को ही बांट दिया। तो बंगाल विभाजन सिर्फ इसलिए था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। उसको बोलते हैं बंग भंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंग भंग या बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो रहा था। उसी समय हमारा वो देशभक्ति का गीत जो है वंदे मातरम बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन को देख करके जब ये अंग्रेजी सरकार सहम गई, तो इस स्वदेशी आंदोलन के जवाब में उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन अंग्रेजों ने, ये मोहनदास करमचंद गांधी वो कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो इतिहासकार हैं वहां भी सब झूठ लिख रहे हैं कि वहां पे आंदोलन कर रहा था। गलत। वहां पर भी ये अंग्रेजी सेना में ही था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। वो वहां भी अंग्रेजी सेना के ही रूप में वो अंग्रेजों की सेवा कर रहा था। तो भारत में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए या उसका सामना करने के लिए अंग्रेजों ने उसी मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में पैराशूट करवाया, यानी सीधे यहां पर लाया। और वही ये मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उस अंग्रेजी सरकार के प्रति सरेआम एक वफादारी का वक्तव्य दिया। और वो वक्तव्य ये था कि मैं इस अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, इसलिए भारत के नौजवानों को चाहिए कि वो भी इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखाएं। और उसका ऐसा कहने का मतलब ये था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अरे द्वितीय नहीं, सॉरी, प्रथम, उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेकर 1919 तक वो चला था विश्व युद्ध जो है। तो उसमें सेना की जरूरत थी। और भारतीय सैनिक जो है वो दुनिया भर में मशहूर हैं कि इनके आगे कोई टिकता उकता नहीं है। तो भारतीय सेना चाहिए, भारत के लोग। तो भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए इसने वक्तव्य दिया और भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भर्ती करवाया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों की सहायता के लिए। अब देखिए, इन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे अमर शहीद लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। ये मोहनदास करमचंद गांधी कह रहा है कि हम इस अंग्रेजी सरकार से हम मोहब्बत करते हैं और अंग्रेजी सरकार की इसने सहायता किया हमारे भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा करके। ये गद्दारी देखिए इसकी।
इसी गद्दारी को समझने की जरूरत है। तो इतना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और इसके बाद जो है 1919 में ये सब दिखाते हैं ना कि वो चंपारण और वो खेड़ा और क्या कहना कि वो कोई वो कॉटन मिल, ये सब फालतू, ये सब दिखाने वाली मुखौटा। उसकी असलियत तो यह है कि गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और जिन लोगों ने वो जेल की यातनाएं सही और कठिन, खास करके अंडमान निकोबार वाली इतनी कठिन यातनाओं का जेल सावरकर को, और सावरकर को बस पूरी इसमें भी देखिए वो बदनाम करने के लिए सावरकर ने माफी मांगी और अंत में बीजेपी वालों ने सरेंडर कर दिया कि हाँ उसने माफी तो मांगी थी, लेकिन उस गांधी के कहने पर। यानी जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है वो तो कांग्रेस वाले तो उसकी पूजा करते हैं और लोगों से पूजा करवाते हैं। ये बीजेपी भी उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो है वो पूजा कर रही है। तो खैर संक्षेप में सुन लीजिए। तो और मतलब कि कांग्रेसी जो दम भरते कि हमने आंदोलन करवाया, तो उनके पहला जो आंदोलन था उनका असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन या उसका नाम खिलाफत भी है। 3 नाम उसके लिए जाते हैं, 3 नाम उसके लिए जाते हैं। और खिलाफत क्यों है इसकी भी असलियत जानिए। टर्की में एक वो जो खलीफा हुआ करते थे या अभी भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसमें इशू था खलीफा का और क्रिश्चियन बना खलीफा का। तो ये झगड़ा चल रहा था। तो टर्की के खलीफा की बात को लेकर के यहाँ हमारे भारत में कट्टरवादी तत्व जानते हैं ना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक दुर्भाग्य है कि कट्टरवादी तत्व ऐसे हैं कि कुछ भी टर्की में हो, सऊदी अरेबिया में हो, कहाँ हो, उसको लेकर के हमारे इसी देश में जो है वो अशांति और विध्वंस और आंदोलन जो है वो फैलाते हैं। तो इस तरह का एक चिंता की बात है और एक दुखड़ा है कि इस तरह के वो जो है कट्टरवादी तत्व है। अब तो खैर उन कट्टरवादियों के खिलाफ भारत में नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया जो है वो तबलीगी जमात पर जो है वो प्रतिबंध वो लगा रहा है, देवबंदियों पर। तो वहां भी जागृति आ रही है। तो एक हमारे भारतीय समाज की या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि उसमें उसके जो कट्टरवादी तत्व जो है वो जो हमारे इस देश में जो महापुरुष हैं उससे प्रेरित नहीं होता है। वो भारत के बाहर जो है उसकी बातों को लेकर के इसी देश में अशांति या आंदोलन करने की उसकी एक आदत है। तो उसी खलीफा को लेकर के जो टर्की के खलीफा को लेकर के आंदोलन ये कर रहे थे। तो उसका नाम था खलीफत आंदोलन। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसी खलीफत आंदोलन का नाम बदल कर कह दिया खिलाफत आंदोलन। देखिए, तो खलीफत आंदोलन का नाम बदल कर किसी ने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन। और फिर उसी को मतलब कि उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, और उसी को आजादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दिया। तो ये कितना गिरा हुआ था और कितना ये देश का गद्दार है, इसका अंदाजा आप लोग आसानी से वो कर सकते हैं। और एक आंदोलन हुआ था, वो डंडी मार्च किया वो नमक के चक्कर में। तो उसमें भी एक जो है सिविल डिसओबीडियंस और मतलब कि सविनय अवज्ञा का आंदोलन हुआ और उसको भी इसने खत्म करा दिया। कोई भी आंदोलन जो है ना, जब जनता शुरू करती थी तो किसी न किसी बहाने
अंग्रेजी सरकार की वफादारी निभाते हुए ये हमारा आंदोलन बाद में जगा। 1919 वाला जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो अपने शबाब पर पहुंच रहा था और उसी समय अंग्रेज जो है वो भाग गए होते, लेकिन वो चोरी चोरा कांड के बहाने उसने इस आंदोलन को खत्म करा दिया। और फिर जो है चूंकि अंग्रेजी सरकार उसी वक्त जो है उखड़ सकती थी, लेकिन इसने बड़ी सफाई से अंग्रेजी सरकार को बचा लिया। इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो पहला आंदोलन जो जनता ने खड़ा किया था, असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो पहला आंदोलन जब ये बंद कराया तो लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए कि कम से कम ये सफल होता और उसी समय अंग्रेज जो है वो या अंग्रेजों को भगाया जा सकता था। तो और इसके पहले ये अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, तो अंग्रेजों की चमचागिरी करने वालों को अंग्रेज जो है कुछ खिताब दिया करते थे, राय बहादुर और नाइटहुड, अंग्रेजी के शब्द है नाइटहुड या राय बहादुर। इस मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने राय बहादुर की खिताब दी हुई थी। तो उसी से समझ जाइए कि ये आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, ये अंग्रेजों का चमचा था, इसीलिए उसको खिताब मिला हुआ था राय बहादुर का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-31 वाला था, उसको भी इसने इस बहाने कि उसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाना है, इंग्लैंड जाना है, इसलिए उनको जो वायसराय था लॉर्ड एडविन से बात करनी है। उसके बाद जो है जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा, उसको खत्म करा दिया। तो जनता ने इसके जवान जनता ने 3 बड़े आंदोलन खड़े किए थे। असहयोग जो कि 1919 से लेकर 1922, सविनय अवज्ञा जो है वो 1931 या 30-31 था, 1930 या 31, और इसी ने शुरू किया जो है 1942 वाला भारत छोड़ो। उसको भी जो है इसने ऐसे दिखावे के रूप में था, और वो उसको भी इसने अपने मुकाम के पहुंचने के पहले इसने उसको मौत दे दिया। इसने दिखावा करते रहा, लेकिन शुद्ध रूप से ये अंग्रेजी सरकार को बचाता रहा। अंग्रेज सरकार इसकी मुखबिरी करते रहे ये दोनों मुख्य रूप से ये दोनों गद्दार जो है, और उसकी चमचागिरी भी करते रहे। तो ये कभी भी आजादी की लड़ाई ये सब नहीं लड़े। तो अब इसमें समझने वाली बात है कि जब तक इन तथ्यों का खुलासा, जो कि भारतीय जनता दल, मैं समझता कि, और काफी मैंने इस बात का मैंने विश्वास है कि भारतीय जनता दल के अलावा कोई भी संगठन इसकी असलियत को, कि ये सब कितने गद्दार थे और इन सबों का आजादी की लड़ाई में वास्तविक भूमिका और चरित्र क्या था, इसके पहले यानी कोई रखने की मतलब कि आवश्यकता समझी नहीं, जबकि बहुत जरूरी था। और भारतीय जनता दल पहली बार जो है वो अपने अवाम के सामने ये रख रहा है। और कई बातों को लेकर के जब इस बात का अध्ययन किया गया कि अरे भाई, देश को बांटने वाले ये दोनों गद्दार हैं, और इल्जाम जा रहा है जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर। इतना ही नहीं, ये सब तो इतने शातिन हैं तो बोलते हैं कि जो है देश को बांटने वाला सावरकर है, देश को बांटने वाला वो आरएसएस है, देश को बांटने वाला विश्व हिंदू परिषद है, देश को बांटने वाले जिन्ना है, तो देश को बांटने वाले मुस्लिम लीग है। ये इतने जगह ये इल्जाम फेंकते हैं कि कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो फंस जाएगा। और जो देश बांट करके उसी दिन को ये बोलते हैं कि वो आजादी मिली। तो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं
25 से 30 लाख लोगों की जान गई थी, 5 करोड़ लोगों के घर उजड़े थे। और उसी बर्बादी के मंजर पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने सत्ता हथियाने की हवस वो पूरा किया है। तो तभी से मैं अपना कर्तव्य समझा कि अपने आवाम को, जब मेरे पास साधन हो चाहे ना हो, मैं उसको अवगत कराऊंगा और अपने आवाम को इस जो ये मानसिक दलदल है, साइकोलॉजिकल क्वैगमायर है, उससे बाहर मैं निकालूंगा अपनी आवाम को। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दलदल इतना गहन है कि आज भी योगी आदित्यनाथ जिना करके यानी वो जो वोट लेना चाहता है, इसीलिए भारतीय जनता दल उसको बताना चाहता है कि जिन्ना नहीं, इस देश को बांटने वाला नेहरू था। और यदि तुम जिन्ना कर रहे हो, इसका मतलब है कि जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू है, उसके गद्दारी को ढकने की तुम्हारी साजिश है योगी आदित्यनाथ। ये समझो इस बात को। और वो अखिलेश यादव तो खैर मैंने वो भी नादान नहीं है, वो जानता उसका ये सोचना है कि हम जिन्ना साहब का नाम ले लेंगे तो जिन्ना का नाम लेकर कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके हमदर्द बन जाएंगे और कुछ उसको वोट मिल जाएगा। तो ये सब कहने का मतलब कि ये सब जो है हमारे समाज के लिए बहुत घातक हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आपके वो अखिलेश यादव हो। तो अब इस विषय में यह है कि भारतीय जनता दल जब ये बताना शुरू किया और कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में ये तथ्य जा भी रहा है। और देखिए, और एक अध्ययन मैंने और किया है ना कि जब मैं पढ़ता था वो इंटरमीडिएट वगैरह में, और सन वो 1970-71 की बात है, या 68 या 1968 और 69 की बात है। तो उसमें जिनकी उम्र या अवस्था लगभग यही 70-72 के आसपास थी, जो कि मेरी उम्र है या इससे कुछ ज्यादा। तो एक ही बात जो है पर मेरा दिमाग हमेशा वो हांट करता था और मेरे दिमाग में वो उतरता नहीं था कि ये सब बोलते हैं कि आज़ादी मिली, आज़ादी मिली, आज़ादी मिली, और इस बात को छुपा रहे हैं कि 25 से 30 लाख लोग मरे और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। ये कैसी आज़ादी? तो मेरा मस्तिष्क जो है, मेरी आत्मा जो है, वो बिल्कुल अशांत थी कि लगता है कि ये इसमें बहुत बड़ा असत्य वो छिपा हुआ है, बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। तो जबकि मैं उसमें विद्यार्थी था, तो मैं उस समय के लोगों से मैंने यही जानना चाहा कि बताइए कि आप ये सारी बातें तो आप लोगों के आंखों के सामने हुई होंगी। तो बताइए कि माजरा क्या था? उस समय के लोग, जो कि अब तो इस समय नहीं है, बता रहे थे सन 1970 के आसपास बता रहे थे कि पूरे देश में यह मत था कि ये जो जिन्ना साहब हैं, इनको तपेदिक या टीबी हुई है। यानी ये वो बोला था कि यह सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, पूरे देश में ये व्याप्त था कि जिन्ना साहब को टीबी हुई है या बोन टीबी हुई है। यह कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, इसलिए इन्हीं को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और इनको ही बनाया जाना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। नुकसान इसलिए नहीं है कि जब ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, नहीं कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, कुछ दिन, कुछ महीना या 1 साल 2 साल। फायदा क्या है कि भारत जो बंटने का जो खतरा है, ये सब बांट रहे थे सत्ता के लिए, ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू।
तो जो 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 बांटने का जो खतरा है इस मुल्क के ऊपर, वो खतरा टल सकता है यदि जिन्ना साहब प्रधानमंत्री बने। तो इस बात को लेकर के मानी काफी अवाम में, काफी अंश तक, काफी परसेंटेज तो अवाम ये चाह रहे थे कि इस देश इस हमारे आजाद मुल्क के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना साहब ही बने। ये हकीकत है। और यही चीज जो है इन दोनों गद्दारों को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू को, यही चीज उनके दिमाग में खा रहे थे और खटक रहे थे। और इस तथ्य को पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए। और खास करके ये जो बेवकूफ किस्म का है ये योगी आदित्यनाथ, उसको तो जरूर उसको तो जरूर बताया जाना चाहिए कि उसमें वह आवाम की का ये मत था कि जिन्ना साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस जो है पूरी जो है हमारे सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। तो ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत सहज आसानी से ये अंदाज लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर इन दोनों गद्दारों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, कितनी बड़ी साजिश की होंगे कि देश की आवाम चाह रही है जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनवाना, कांग्रेस चाह रही है सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना। देश में कोई था ही नहीं। और जो गांधी चाह रहा था वो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य था ही नहीं। तो जरा सोचिए कि कितनी बड़ी, माने जहां पर इसकी कोई संभावना नहीं हो, दूर दूर तक कोई मुमकिनात ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो, ये सब कितनी बड़ी मैंने ये दोनों गद्दार मिलकर के कितनी बड़ी साजिश की होंगे। बाकी तो ब्यौरा हमने कुछ बताया है और बाकी हम बिल्कुल देश के सामने रखेंगे, अपनी आवाम के सामने रखेंगे, इस बात नहीं है। लेकिन अंदाज करिए कि जहां पर इस नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं हो, न आवाम में, न कांग्रेस में, और जो उसके साथ था भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, वो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। तो कितनी बड़ी साजिश तो किया ही। देश बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की जान समूह ने लिया, और 3 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इसको देखिए ना। और उसमें और भी नाटक देखिए। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है देश से झूठ बोलता रहा लगातार। जब वो पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी 1940 से लेकर के 1946 में, तो जब इन सबों ने सूंघ लिया, ये सब 1946 पे शायद, हाँ 1946 के आसपास सबों ने सूंघ लिया कि अंग्रेज आप जाने वाले हैं। तो अच्छा, इस संबंध में और भी चीजें बताने को बहुत कुछ हैं कि एक तो सब ये झूठ बोलते रहे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जबकि सच्चाई क्या है, ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर दलाल और चमचा थे। दूसरा झूठ सब ये फैलाए थे कि हमने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया 1942 वाला, उससे अंग्रेज भागे। अब तो उसके विषय में तमाम यानी जो न्यूज एजेंसी है, जो टीवी चैनल है, और ये कि इनकी वजह से इनके जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 था, उसकी वजह से अंग्रेज नहीं भागे थे। अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उसने जो शहादत कुर्बानी दी, तो उसको शहादत कुर्बानी के प्रेरित होकर के सेना में जो बगावत शुरू हुए थे, उसके कारण जो है वो मजबूर हो गए थे। और बहुत डर भी गए थे अंग्रेज कि जब सेना ही में मेरे काबू में नहीं रहेगी, तो हम किसके बूते जो है वो शासन करेंगे। तो अंग्रेज जो भागने को मजबूर हुए, उसके लिए हमारे परम आदरणीय
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। तो इसको भी झूठ फैलाए हुए थे। और तीसरा झूठ था कि आजादी, वो आजादी लिया, आजादी नहीं थी भैया, यह जो है डोमिनियन स्टेटस था। जो राष्ट्रीय संग्रहालय या नेशनल आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिखा है कि डोमिनियन स्टेटस के अंदर सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर है, आजादी तो है ही नहीं। तो ये सब हमेशा के झूठे और मक्कार हैं सब ये जेएनपीसी वाले और कांग्रेस वाले। तो अब इस संबंध में जब ये भारतीय जनता दल इनकी असलियत बता रहा है और यही देश के लोगों की हत्या कराने वाले, सत्ता हथियाने वाले और लोगों के घर उजाड़ने वाले और सारा कहर जो है ये बरपाने वाले और झूठ बोल करके कि हमने आज़ादी की लड़ाई, हमने आज़ादी ली, हमारी वजह से अंग्रेज भागे, सब झूठा करके 10-5 साल तक वो खींचे। इसमें बस यही थोड़ा सा वो है कि बाकी उसमें जितने लोग थे हमारे, वो राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, BR अम्बेडकर और लोहिया भी थे, इत्यादि थे। इन लोगों ने जो है इन दोनों गद्दारों जो कि इतना बड़ा तांडव कर रहे थे, उसके आगे ये लोग जो है वो नतमस्तक क्यों हुए, सरेंडर क्यों हुए? हालांकि सबको बारी बारी से सजा क्या बारी बारी से सबके साथ इन सबों ने दगाबाजी किया। नेहरू ने सबके साथ जो है सबको अपमानित किया बारी बारी से और सबसे बदला लिया। अम्बेडकर साहब को अपमानित किया, उनसे बदला लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया, उनसे बदला लिया। इसी प्रकार से जो सरदार पटेल के खिलाफ, इसी प्रकार से हमारे मौलाना आजाद के भी खिलाफ। तो ये तो मैंने ये तो खैर वो हंस रहा। और महाभारत की कहानी तो आप लोग सुने होंगे कि उसमें जो है वो हमारी जो महारानी थी द्रौपदी, जब उनको अपमानित कर रहा था ये दुर्योधन, तो जिन लोगों ने दुर्योधन के इसे कुकृत्य पर कि बताइए, नारी को सरेआम को भी वो करता है, अपमानित करता है और वो निर्वस्त्र करता है। तो ये जो सर झुका के बैठ गए, ये आपके महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, फलाने ठिकाने, तो ये सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन उस अपराध का ये भी मतलब नहीं कि दुर्योधन कितना दुष्ट था उसके दुष्टता को कम आंका जाए, वो तो दुष्ट था ही। तो दोनों से जो इन लोगों ने जो है जो हमारे मतलब सरदार पटेल, मौलाना आजाद, BR अम्बेडकर और ये लोहिया इता थे, जो कि इन दोनों गद्दारों की तांडव के आगे सरेंडर किए थे, तांडव के आगे जो है वो नतमस्तक थे। यह भी एक जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और विरोध किए भी तो प्रतीकात्मक दिखावा। लोहिया वगैरह का जो विरोध है नेहरू के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, बिल्कुल जो है वो दिखावा है। तो खैर, तो जब से भारतीय आवाम ताकत जो है ये बताना शुरू किया है, जनता में कुछ जागृति आई है, लोगों को जानकारी हुई है, तब से ये जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी वाले बौखला गए हैं। ये मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा में, हताशा में तरह तरह के उलूल जुलूल वक्तव्य दे रहे हैं। तो इसी संबंध में बताना थोड़ा आवश्यक है कि अभी एक सम्मेलन हुआ था यहाँ राजस्थान में, वो महंगाई को लेकर पता नहीं किस बारे में। तो उसमें जो है यही गद्दार राहुल गांधी बैठा था। तो कुछ वो प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए, और ये चीजें हमारी आवाम को जानना बहुत जरूरी है कि इनके मन में क्या है।
अपनी आवाम के प्रति कितनी नफरत है इन जेएनपीसी वालों के मन में, यह भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, हताशा में बोल रहे हैं, लेकिन उससे यह भी प्रदर्शित है कि इन जेएनपीसी वालों के मन में हमारे देश के आवाम के प्रति भावना क्या है। तो एक बोल रहा है कि हमारी कांग्रेस ने ये आज़ादी दिला करके, खास करके इन ठाकुरों को, इन ब्राह्मणों को, इन बनियों को आज़ादी दिला करके बहुत बड़ी गलती किया। नहीं तो ये अंग्रेजों के तलवे चाटते और जो है उनकी ये गुलामी करते। ये उसी के पात्र हैं। ये कौन बोला था? जेएनपीसी का एक प्रवक्ता जो कि राजीव गांधी के पहले जेएनपीसी का एक प्रवक्ता जो कि राहुल गांधी के पहले वो बोला था, और राहुल गांधी के मंच से ही बोला था। तो जो बोला था तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये हताशा में बोला। हताशा तो खैर है ही, लेकिन इन सबों के मन में अपने आवाम के प्रति क्या है, यह देश के लोग जाने कि वो कांग्रेसी जो है प्रवक्ता जो है मंच से ये कह रहा था कि हमारी कांग्रेस ने इन ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, बनियों को जो आज़ादी दिला करके बहुत गलती किया, वरना ये अंग्रेजों की गुलामी करते और अंग्रेजों के ये तलवे चाटते। और इस संबंध में इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे ठाकुर, क्षत्रिय या राजपूत कहे जाने वाले या हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, उनके लिए सबक है। इसलिए कि इस समय जो है इस जेएनपीसी या प्रियंका के समर्थन में कोई है वह नहीं, बस यही बचे खुचे रह गए हैं। कुछ ठाकुर, राजपूत या क्षत्रिय कहे जाने वाले या ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है वही बच्चे रह गए। और उनके प्रति जो है इस कांग्रेस के मन में क्या सम्मान है और कितनी दुर्भावना है, इसको भी वो देख लें। ये जो प्रियंका है वो तो खैर चोरनी है ही, देश की गद्दार भी है, देश की दुश्मन है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में, उनके प्रवक्ताओं में, उनके नेताओं में इनके प्रति कितनी कलुषित भावना है, इसको भी हमारे वो ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहे जाने वाले, ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो कि अभी भी इनके साथ चिपके हुए हैं, समझ ले कि कितनी बड़ी दुर्भावना है कांग्रेस की आपके। और उसी में ये गद्दार राहुल गांधी बोल रहा है कि हमारे कांग्रेस वाले तो आपको सामने से चाकू मारते हैं और बीजेपी वाले जो पीठ पे चाकू मारते हैं। ये इसकी भावना है। ये जेएनपीसी वाले हमेशा से हिंसक रहे हैं, लोगों की जान लेते रहे हैं, लोगों का सरेआम जो है कत्ल जो है वो करवाते रहे हैं। ये इनकी फितरत है। भले अब क्या बोल रहा है ये अभी ये गद्दार राहुल गांधी क्या बोल रहा है या हम अब राष्ट्रवादी हो गए। पहले उसके चमचे बोलते थे कि असली हिंदू है, फिर बोलते थे कि नहीं भाई ये मुस्लिम की पार्टी है। ये कांग्रेस को सब बोले थे कि ये जो है कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। फिर उसके वो दूसरा अवसर आया तो आप लोग समझ रहे हैं ना। यानी एक अवसर पर ये कांग्रेसी चमचे या जेएनपीसी चमचे बोलते हैं कि राहुल गांधी असली हिंदू है, वो कोर्ट के ऊपर जो जनेऊ पहनता है और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है और इसीलिए वो जनेऊधारी हिंदू है। फिर दूसरे अवसर पर, दूसरे वक्त पर ये सब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। और उसका प्रधानमंत्री बोलता है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहले हक मुसलमानों का। तो इस तरह की बातें जो है हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए, भेद विभेद पैदा करने के लिए ये पार्टी ही है। इसलिए भारतीय जनता दल की सबसे अभिशाप पार्टी है। अभिशाप ये तंजीम है, ये तो गिरोह, तंजीम इन्हें गिरोह है ये जेएनपीसी।
लेकिन बात यहीं तक नहीं है। इस जेएनपीसी को की रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। इतनी खतरनाक तंजीम को रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी भी इस देश के बहुत ही खतरनाक और भारतद्रोही हैं, जो कि इस जेएनपीसी की रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी से सवाल है कि जब 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी और करीब 70-72 दिन दोनों देश की सेनाएं जो है आपस में वो डटी हुई थी। उसी दौरान, उसी वक्त जो है ये गद्दार राहुल गांधी हमारा दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में मिलता है। तो भारतीय जनता दल मोदी महोदय आपसे पूछ रहा है, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के जरिए आपसे पूछ रहा है कि इस गद्दार राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे इसने क्या बात की, इसकी आपने वो जांच करवाई। देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि युद्ध के समय में भी यह गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर इसने कौन सी बात की। यह देश के लिए बहुत जरूरी है मोदी जी, आपने उसकी जांच करवाई। बीजेपी वालों ने इसकी बात उठाई। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप कलंक हैं, राष्ट्रवाद के नाम आप जो है भारतद्रोही हैं और आपका बस एक ही काम है कि राष्ट्रवाद का नाम का रट लेना और इन देश के दुश्मनों की रक्षा करना। और भारतीय जनता दल इस बात को छोड़ेगा नहीं कि आप उसकी जांच करवाइए कि डोकलाम के मुद्दे पर यह जो है हमारे दुश्मन चीन से रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो मिला था, तो इसने अपने दुश्मन चीन के राजदूत से इसने क्या क्या बातें की। देश के लिए ये कितना खतरनाक है ये राहुल गांधी। आपने उसकी जांच भी नहीं कराई, लेकिन भारतीय जनता दल बराबर मांग करेगा और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको बेनकाब भी करेगा। कितनी दुख की बात है, ये मोदी महोदय आवाम से वोट लेते हैं, आवाम के वोट पर प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वफादारी इनकी जो है देश के दुश्मनों के साथ है, वो भी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। और ये सारे पाप जो है वो ढक रहे हैं वो अनपांथिक मामलों में शरीक हो करके। वो विश्वनाथ कॉरिडोर का वो खोल दिया, बस सोच रहे हैं कि जो इनके गद्दारी के पाप हैं। गद्दारी का मतलब कि देश के दुश्मनों का हमदर्द बनना, देश के दुश्मनों की रक्षा करना, देश के दुश्मनों के पापों को धुलना। और ये देश के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ देश के दुश्मन ही नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े डकैत हैं। तो इन डकैतों की जो लूट है, जो कि काले धन के रूप में है, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। ये सारे पापों को ढकने का उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि जो है विश्वनाथ कॉरिडोर खोल देंगे और उद्घाटन कर देंगे, वो डुबकी लगाएंगे वो उसे गंगा में। ये सब इनका वो नाटक है। और इस पर जो वो टिप्पणी कर रहा था अखिलेश यादव जो है वो तो और घातक है जो है अपने देश के लिए। देखिए कितना घातक है इस देश के लिए ये राहुल गांधी, ये गद्दार राहुल गांधी। उसको ये बीजेपी वाले जो है, जितने इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं भाई, ये गद्दार नहीं है भाई, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो ज्ञान होना चाहिए उसके इमेच्योर है, नासमझ है, बेशऊर है।
इसको बोलने की तमीज नहीं है, या अधिक से अधिक इसको पप्पू मानिए, पप्पू मानिए, लेकिन इसको देश का गद्दार मत मानिए। ये बीजेपी की साजिश है, बताइए। और उसी प्रकार ये अखिलेश यादव, उसकी समाजवादी पार्टी हमारे प्रदेश के लोगों के लिए कितनी घातक है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा राज, समाजवादी पार्टी का मतलब जो है वो माफिया राज, समाजवादी पार्टी का मतलब वो एक्सटॉर्शन, धन उगाही, और आपकी कोई भी संपत्ति पर वो जो है कब्जा कर लेंगे, और फर्जी बैनामा। ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। और जो भ्रष्टाचार तो अलग से ही है, और नकल का तांडव, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का एकमात्र एजेंट है ये समाजवाद। एक मैंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का एकमात्र एजेंट है समाजवादी पार्टी। नकल, फर्जी टीचर, फर्जी जो है वो डिग्री, और पैसे ले करके तमाम जो है डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें शिक्षा के गुणवत्ता की जिसमें हत्या ही होती है। तो पूरी अभिशाप है ये समाजवादी पार्टी। उस अभिशाप को फिर ये बचाते हैं बीजेपी वाले और योगी आदित्यनाथ कि नहीं, ये अभिशाप नहीं है, गुंडा राज नहीं है, ये टोटी चोर है। बताइए, इतने बड़े अभिशाप को यदि आप टोटी चोर कहेंगे तो कोई गंभीर होगा? आवाम के लिए जो है वो कितना खतरनाक है, ये कितनी बड़ी अभिशाप है। और ये बताना जो हर एक भारतीय भाई बहन का फर्ज बनता है। तो खैर ये कुछ लंबा हो रहा है अपना एपिसोड। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, भारतीयता के अलग को जगाइए, भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए। आप यही एक उपाय है ईवीएम मशीन पर एक होकर के भारतीयता के आधार। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।